हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे और गॉस लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है किसी गिवन एरिया में या किसी गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। किसी गिवन एरिया से या किसी गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? किसी भी गिवन एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो हमारा फ्लक्स होता है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी कोई गिवन एरिया है, ये कोई गिवन एरिया है, इससे कुछ चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। मान लेते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? चार। तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब ही यही होता है कि किसी गिवन एरिया या सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric field line of forces passing normally through that area। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। अगर हम किसी एरिया को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसी का जो मेजर होता है उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये नंबर है, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट कर रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब वो किस डायरेक्शन से पास कर रही हैं, कैसे पास कर रही है, उससे लेना देना नहीं है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट्स इट, दैट वो हमारा क्या है? वो हमारा फ्लक्स है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन वगैरह नहीं होती इसकी। ठीक है, बस हमें यह देखना होता है फ्लक्स में कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया या सरफेस से पास कर रही हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अभी बनाया है मैंने, ये किसी कोई गिवन एरिया, उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो कितनी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गिवन एरिया से पास करेंगी वो हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। उस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, उस गिवन एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। क्या? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास कर रही हैं उस गिवन एरिया से। ठीक है, यहां पर देखिए और इसको अच्छे से समझते हैं तो फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरी कोई एरिया है। ठीक है, तो अभी आप फ्लक्स देख सकते हो, दो या बहुत ज्यादा तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास हो जाएंगी। हमने पढ़ा है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? और इंक्रीज हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से हमने देखा और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने लगी? सरफेस से पास होने लगी। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो जो हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा किसी गिवन एरिया से, किसी गिवन एरिया से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब यहां पर कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी ये गिवन एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये गिवन एरिया है, इससे कुछ फील्ड लाइंस पास करी। अगर हम इसी एरिया को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, सपोज दैट एरिया को बढ़ा के हमने ये कर दिया एरिया बढ़ा दी और एरिया हमने इतनी बढ़ा दी, मतलब इस एरिया को हमने क्या किया? चारों डायरेक्शन में बढ़ा दिया। तो एरिया को बढ़ाने से क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं एरिया बढ़ाने से भी जो फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा हो गई उस एरिया से। तो यानी अगर हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, हम क्या करते हैं? एरिया बढ़ा देते हैं सरफेस की, तो भी क्या होगा? फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यहां दो क्वांटिटीज हैं जिनसे फ्लक्स बढ़ रहा है, वो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है? एरिया। तो एरिया बढ़ाने से और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से हमारा फ्लक्स जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी किसी गिवन एरिया से। जितनी बड़ी एरिया होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस गिवन एरिया से। एक और फैक्टर होता है जिसपे फ्लक्स डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करेंगी, वो एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा,
सपोज दैट ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारी एरिया है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एरिया वेक्टर का। आज से आप ये भी जान लो कि एरिया की भी डायरेक्शन होती है जिसको हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी गिवन एरिया की डायरेक्शन होती है जिसको हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एरिया वेक्टर, उसको समझते हैं। जैसे ये हाथ है मेरा ना, ये मेरी हथेली है, ये एक एरिया है, एक गिवन एरिया है, तो इस एरिया की भी डायरेक्शन होगी। इस हथेली की जो एरिया है इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो एरिया की जो भी डायरेक्शन होती है वो एरिया पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है। जो भी एरिया की डायरेक्शन होती है, किसी भी गिवन सरफेस की जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है। अब देखो यहां पर देखो, अगर ये मेरी एरिया है तो इस पे परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, ऐसे समझो। ये मेरी गिवन एरिया है, ये मेरी गिवन एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर ये हो गया और ये आउटवर्ड्स, तो ये जो डायरेक्शन है ये इस एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना ध्यान से, ये हथेली की जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगी। किसी भी गिवन एरिया की जो डायरेक्शन होती है उस पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है। किसी भी गिवन एरिया की जो डायरेक्शन होती है उस पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है। आ रही बात समझ में? किसी भी गिवन एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उस पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी एरिया ऐसे रखी तो इस पर डायरेक्शन ये रही। अगर मेरी एरिया ऐसे स्लैंटिंग हो जाए, स्लैंट हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इस पे डायरेक्शन ऐसे होगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। तो किसी भी गिवन एरिया की जो डायरेक्शन होती है उस एरिया पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होती है, उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे ये मेरी कोई गिवन एरिया है, इस पे जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगी। एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट? एन कैप से। तो किसी भी एरिया की डायरेक्शन को बताने के लिए हम एरिया वेक्टर का यूज करते हैं। एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी गिवन एरिया पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन कैप से करते हैं। अब ये एरिया मेरी ऐसे रखी हुई है, फील्ड में ऐसे, फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहां पर ये जो एरिया ऐसे रखी है तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगी। परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगी, इधर होगी। तो अभी ध्यान दीजिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब मैं क्या करता हूं, अपनी एरिया को थोड़ा सा ना रोटेट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता हूं? थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल चेंज कर दिया, एरिया वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा, ये कुछ एंगल बनाने लगेगा। हम और रोटेट करते हैं अपनी, अब ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। अब और रोटेट करते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ना हौच पौच हो जाएगा, ऐसे समझो। ये हमारा पहले, हमारी देखिए यहाँ पर ये हमारा एरिया था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी। ये एरिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, ठीक है। या ये एरिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही गिवन एरिया से, ठीक है। अभी क्या होता है, मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं एरिया का एंगल चेंज कर रहा हूं, पहले चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, अब 2 या 3 कर रही हैं, अब एक भी नहीं कर रही हैं, अब धीरे धीरे अब एंगल बढ़ रहा है, तो अब क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे ज्यादा कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक, अभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम है। देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो अभी एंगल 0 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। तो कितनी फ्लक्स है? फ्लक्स मैक्सिमम में चारों की चारों इलेक्ट्रिक, एरिया सिर्फ इतना कंसिडर करना, ये उंगलियों तक की एरिया को कंसिडर करना। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। फिर क्या हुआ, मैंने एरिया को क्या किया, एंगल अब देखो नीचे, अब एंगल बढ़ने लगा। पहले 0 डिग्री था, अब एंगल थोड़ा सा क्या हो गया, एरिया वेक्टर का जो एंगल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थोड़ा बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 से 3 हो गई, और करा 2 हो गई, अब 0 हो गई। अब यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो कितना एंगल होगा, इस तरफ और इस तरफ है। एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री जब हुआ एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब एरिया से क्रॉस, हमारे सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही, तो यहां फ्लक्स 0 हो गया।
अब क्या हुआ, अब एंगल थोड़ा सा और हमने चेंज किया तो थोड़ी सी फील्ड लाइंस और अब बढ़ने लगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने लगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है, कितना फ्लक्स पास करेगा या कितना फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर होता है और जो हमारा एरिया वेक्टर का एंगल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उस पर भी हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। तो उस अकॉर्डिंग फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई, नीचे ई लिखते हैं। फाई से भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अभी फाई ई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो वहां पर फ्लक्स के लिए सिंबल सेम फाई ही यूज करने वाले हैं, तो इसलिए फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और उनके बीच में बनने वाले एंगल पर। देखो कॉस थीटा पर क्यों कर रहा है, क्योंकि जब एंगल मिनिमम था, जब एंगल 0 डिग्री था तो मैक्सिमम फ्लक्स था, और जब एंगल 90 हो गया, बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और 90 पर मिनिमम, तो वो कॉस थीटा होता है। तो दोनों के कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर हम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों ही वेक्टर है। अभी हमने देखा एरिया की भी डायरेक्शन होती है तो एरिया भी वेक्टर है। तो इसको हम अगर लिखें तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, E.S। तो हमारा फ्लक्स ये होता है, ये हमारा फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, क्या होता है, E.S होता है, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, अच्छा यूनिट की बात करते हैं फ्लक्स, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इनटू एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक तो ये हो गया। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर और मीटर स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो मीटर बचेगा, तो एक और यूनिट आ गई। तो फ्लक्स की 2 यूनिट हमें मिल गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट मिल गई वोल्ट पर वोल्ट मीटर, दूसरी यूनिट क्या मिल गई, वोल्ट मीटर। तो ये यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इससे क्या कर रहे हैं, इससे हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और इस छोटी सी एरिया की हम बात कर रहे हैं, छोटी सी एरिया ds की हम बात कर रहे हैं। हमें ds के थ्रू फ्लक्स निकालना है, ds के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो कितना एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल बन रहा हो, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया बहुत छोटी तो फ्लक्स भी छोटा आएगा, तो फ्लक्स क्या आएगा, E.ds, ठीक है, E.ds आएगा। अब अगर हमें ds के थ्रू फ्लक्स पता चल गया और हमें पूरी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर हम पूरी एरिया के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरी एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पूरी एरिया के थ्रू जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसका पता चल जाएगा, ठीक है। पूरी एरिया से जो फ्लक्स है उसका हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है ना, अब आगे की अगर हम बात करें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी लिखना है इसको लिख लीजिए। लिख लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्लक्स हो गया। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमारा होता है कि किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी, वो फ्लक्स होता है। कैसे निकालना है, फॉर्मूला देख लिया। अब गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है या लॉ है इस इलेक्ट्रोस्टैट्स का, जिससे हम किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। गॉस लॉ की मदद से
किसी भी एरिया से फ्लक्स, किसी भी गिवन एरिया से फ्लक्स या किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बड़ी आराम से पता लगा सकते हैं। अभी हमने फ्लक्स के लिए देखा, अगर हमें फ्लक्स पता करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि एरिया कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, ये पता होना चाहिए। तो गॉस लॉ कहते हैं ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्लक्स निकालने के लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए। गॉस लॉ कहते हैं कि जो किसी भी कोई भी अगर जैसे कोई हमारी इनक्लोज्ड एरिया है, कोई भी हमारी इनक्लोज्ड एरिया है, अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी कोई स्फीयर है और इसके अंदर कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ये मेरा कोई स्फीयर है, उसके अंदर जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इस स्फीयर से जो फील्ड लाइंस, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। तो आप देख सकते हो स्फीयर के सरफेस से कई सारी फील्ड लाइंस पास कर रही ना, स्फीयर के सरफेस से क्या कर रही हैं, कई सारी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो गॉस लॉ ये कहते हैं कि ये जो स्फीयर है इससे कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसको पता करने के लिए ना आपको स्फीयर के एरिया की जरूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत है। आपको क्या पता होना चाहिए, गॉस ने कहा कि इस गिवन एरिया से जो मेरा फ्लक्स आएगा वो आएगा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए गॉस ने बहुत सिंपल कर दिया फ्लक्स को सिंपल करके कैसे कर दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो आप देखो कि उस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस गिवन एरिया से हमारा फ्लक्स चला आएगा। अब आप सोचो आपको यहां कुछ नहीं पता करने की जरूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ना आपको एरिया निकालनी है, ना आपको एंगल का पता होना जरूरी है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जिस एरिया से मैं फ्लक्स निकालने जा रहा हूं उस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर हमें इस बात का पता है तो हम उस गिवन एरिया से फ्लक्स बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही में कैसे आया। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है नहीं, इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। किसी भी एरिया से या क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब जो चार्ज इनक्लोज करा है उस एरिया ने, उसको अगर हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करा दे, ये कुछ यही हो गया ना। अगर आप चार्ज इनक्लोज इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बन जाएगा ना, यही बन जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि चार्ज इनक्लोज इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर आप कर देते हो तो उस गिवन एरिया से आपका फ्लक्स निकल आता है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक स्फीयर है, इसके अंदर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है। इस स्फीयर की एरिया पर हम छोटा सा सरफेस कंसिडर करते हैं, बहुत छोटा सा डीएस सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे निकलेंगी इस सरफेस से, और इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा इस छोटी सी डीएस से अगर आप फ्लक्स निकालने जाओगे तो फ्लक्स कितना आएगा, जनरल फॉर्मूला जो फ्लक्स का वो लगाते हैं। बताओ एंगल कितना बन रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पे कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर cos 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, EDS आ जाएगा। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए मान लेते हैं स्फीयर का रेडियस r है, स्फीयर का रेडियस क्या है, r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू k⁻r स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, यहां पर अगर चार्ज क्यू है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, k⁻r स्क्वायर। पुट करते हैं इस चीज को, ठीक है, ये आ गया उस छोटी एरिया से फ्लक्स। अब यहां पर देखिए अगर हम पूरी एरिया को इंटीग्रेट करें, हम इस छोटी एरिया से हमने फ्लक्स निकाला, अगर हमें पूरी एरिया से फ्लक्स निकालना होगा तो हम इस छोटी एरिया को क्या करेंगे, हम इस छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे पूरी सरफेस के लिए, तो हमारा पूरी एरिया से फ्लक्स आ जाएगा। छोटी सी एरिया से फ्लक्स निकाल लिया,
अब छोटी सी एरिया से फ्लक्स आ गया तो उस छोटी सी एरिया से पूरे एरिया से, अगर छोटी एरिया की मदद से पूरे एरिया से फ्लक्स निकालना होता तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जितनी भी छोटी छोटी सरफेस हैं, यहां पर कोई डीएस होगा, यहां पर कोई डीएस होगा, यहां पर कोई डीएस, तो ऐसे कई सारे डीएस होंगे सरफेस पर। तो इंटीग्रेट करेंगे जब पूरी सरफेस के लिए, तो पूरी सरफेस पे जितने डीएस होंगे उनसे जितना भी फ्लक्स होगा सब ऐड हो जाएगा, तो हमें पूरी एरिया से फ्लक्स अपना पता चल जाएगा। तो हमने पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया है। तो पूरी सरफेस के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी सरफेस के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो पूरी एरिया से फ्लक्स कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। देखो हमें पहले से ही पता है कि अगर मैं पूरी सरफेस को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल सरफेस कितनी आएगी, टोटल डीएस 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 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कितनी एरिया मिलेगी, तो वो एरिया जो मिलेगी वो स्फेयर की सरफेस एरिया मिलेगी। और स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है, स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह हम क्या करेंगे, हम 4 पाई आर स्क्वायर को पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पर कैपिटल आर चल रहा है ना, स्मॉल आर नहीं लिखने का, रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है तो हम कैपिटल आर ही रखेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर यही आएगा। पूरी एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी एरिया जुड़ करके मुझे क्या देगी, स्फीयर की तो एरिया देगी, और स्फीयर की एरिया कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, अच्छा के को क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्यू इंटू 4 पाई बचा। तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला हमें, हमें मिला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, फ्लक्स है पूरी सरफेस से। तो यही गॉस ने भी कहा था कि पूरी सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, बस कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर आपको ये पता है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है तो आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, पूरी सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, गॉस लॉ का प्रूफ है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिख लिया, लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कुलम्स लॉ को गॉस लॉ की मदद से। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, कुलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉस लॉ की मदद से। ठीक है चलिए, तो हमें गॉस लॉ पता है अब कि गॉस लॉ क्या होता है। तो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, यहां पर सेंटर में एक चार्ज प्रेजेंट है क्यू। हमें क्या पता करना है, हमें यहां पर प्रूफ करना है कुलम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं इस क्यू की वजह से इस सरफेस पर जो फ्लक्स होगा, छोटी सी सरफेस है डीएस, इस पर जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला, अभी हमने निकाला, ठीक है। हमने कैसे निकाला था, ये रेडियस आर ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हमें छोटी सी सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालना है डी फाई, तो छोटी सी एरिया से फ्लक्स कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड से सेम डायरेक्शन है, तो कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ये ई डी एस आ जाएगा। और अगर पूरी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो हम अभी जस्ट पिछले किया था, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे, इंटीग्रेट जब हम करेंगे, अब देखो सर कहोगे सर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी रख सकते हो। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी हमें गॉस लॉ, कुलम्स लॉ प्रूफ करना है। तो कुलम्स लॉ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ रख देते तो फिर तो हम कुलम्स लॉ का पहले ही यूज कर लिया, तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैसे निकालनी है, क्योंकि वो तो कुलम्स लॉ से ही आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले फोर्स निकाला था और फोर्स की मदद से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता, हम ई को ऐसे ही रहने देंगे, हम पूरी एरिया को इंटीग्रेट करेंगे डीएस को। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद
पूरी एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरी सरफेस एरिया कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस लॉ क्या कहते हैं, जो फ्लक्स होता है किसी भी गिवन एरिया से, फ्लक्स क्या होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं, बात सेम है। तो अगर इक्वेशन 2 1 और 2 को कंपेयर करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करने चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब आप यहां से देख सकते हो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया जो कूलम्ब्स लॉ की मदद से आया था। क्या आया, ये हो जाएगा, ये हो गया एक्चुअली 1 इंटू क्यू लिख दे इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया के हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो कूलम्ब्स लॉ से आया था। अब इससे कूलम्ब्स लॉ भी आ जाएगा। मान लेते हैं इस सरफेस पर कहीं पर भी हम क्यू नॉट चार्ज ले आते हैं, तो इस सरफेस पर अगर हम कहीं पर भी क्यू नॉट चार्ज लाएंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना चार्ज ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज ला रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर है। तो फोर्स कितना निकल के आ गया, फोर्स निकल के आ गया के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, आ गया। गॉस लॉ की मदद से हमने कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यानी गॉस लॉ हर तरीके से क्या है, वैलिड है, क्या है वैलिड, बिल्कुल काम करेगा। यानी किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कितना चार्ज उसमें इनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ दोनों मतलब गॉस लॉ पर बेस्ड हैं, जहां पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, क्योंकि सीबीएसई ने कई बार इनको डायरेक्ट उठा करके एग्जाम में दिया है बोर्ड्स में, ठीक है। समझते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन। The electric field components in figure are Ex is equals to a x की पावर 1/2, Ey Ez is equals to 0, in which a is equals to 800 Newton per coulomb. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. अच्छा, ये न्यूटन पर कूलम तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पावर होनी चाहिए इसकी 1/2, सॉरी माइनस नहीं 1/2, ठीक है। न्यूटन पर कूलम की पावर 1/2। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हमें क्यूब से फ्लक्स निकालना है, एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, और क्यूब के अंदर कितना चार्ज है और ए की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर है। चलिए करते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें दे दी है कि वाई और जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब एक्स एक्सिस की तरफ है, सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब किधर है, एक्स एक्सिस में है। बनाता हूं मैं कुछ इसको इस तरीके से, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ना वाई में है ना जेड में है, ठीक, सब बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लिखते हैं इसको, ई एक्स कितना है, ई एक्स है ए एक्स की पावर 1/2, यानी एक्स एक्स यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती चली जाएगी।
यहाँ जो ये x आपको बता रहा है, ये x आपके लिए x एक्सिस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप x एक्सिस में आगे बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल कितने फेसेस हैं, क्यूब के टोटल 6 फेसेस हैं। तो अगर कोई चार्ज अंदर रखा होगा, कोई चार्ज अंदर रखा होगा, ऐसे मान के चलते हैं, ये कंसिडरेशन है, कोई चार्ज अगर मैं अंदर रख दूं, ये चार्ज अंदर, तो इस चार्ज से हर फेस से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, हर फेस से फील्ड लाइंस निकलेंगी, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब से, वो सारे फेसेस से जितना फ्लक्स जा रहा है इन सभी का टोटल होगा। सभी फेसेस से जितना फ्लक्स पास कर रहा है उन सभी का जब हम टोटल करेंगे तब जाके हमें क्यूब के थ्रू फ्लक्स का पता चलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोल ये रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिर्फ जेड एक्सिस में। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें, हर फेस की अगर हम बात करें, सारे फेसेस की हम बात करें, तो यहां पर ऊपर जो टॉप फेस है उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला जो फेस होगा उसके लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। अगर नीचे वाला फेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगा, क्यूब से बाहर की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। बैक साइड का जो फेस है उसके लिए मैं 3D बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बैक साइड का जो फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होगा ना, जैसे ये बैक साइड का फेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां पर भी 90 डिग्री, तुम खुद सोचो ना, बैक साइड का फेस इस तरफ है, एरिया वेक्टर उसका इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ना, तो कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। फ्रंट फेस की अगर मैं बात करूं, फ्रंट फेस में भी एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितना एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अभी बस मैं एंगल निकाल रहा हूं, फ्रंट फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कितना एंगल बन रहा है, 90। कितना एंगल बन रहा है, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है ना बस, और ये हमारा फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो कितना एंगल बनेगा, तुम खुद देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट फेस की। तो लेफ्ट एंड राइट फेस की अगर मैं बात करूं, तो लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, लेफ्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर 180 डिग्री बन रहा है। इस वाले फेस के लिए, लेफ्ट फेस के लिए जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। बात करते हैं राइट फेस की, तो राइट फेस पे भी एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 0। मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट फेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फेसेस 90 डिग्री बना रहे हैं। लेफ्ट फेस 180 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और राइट फेस 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जो होगा पूरे फेसेस से, अगर मैं सारे फेसेस के फ्लक्स को जोड़ दूं, नेट फ्लक्स जो आएगा, मैं लिखता हूं ऐसे, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू टॉप फेस प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम फेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्रंट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू बैक फेस, ठीक है, स्मॉल बी यूज कर लेते हैं, प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस। सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे तो क्यूब से टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूले को ओपन करूं तो ये क्या आएगा, टॉप फेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो होगा ई टॉप फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चलो ठीक है, इनटू एरिया, और कितना एंगल है, cos 90। यहां पर बैक फेस की अगर फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बैक फेस, बॉटम फेस नॉट बैक फेस, इनटू एरिया इनटू कॉस, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा था, अभी हमने देखा। फ्रंट फेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फ्रंट फेस इनटू एरिया इनटू कॉस, कितना 90 डिग्री, क्योंकि फ्रंट फेस और एरिया के फ्रंट एरिया का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बैक फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस, यहां पर भी 90 डिग्री। अच्छा, लेफ्ट फेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेफ्ट फेस इनटू एरिया ऑफ लेफ्ट फेस इनटू कॉस 180 डिग्री, यहां पर लेफ्ट फेस कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू राइट फेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू राइट फेस
इंटू एरिया ऑफ राइट फेस इंटू कॉस 0 डिग्री। ये क्या बना रहा है 0 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। cos 90 0, cos 90 0 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि cos 90 का किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो उसको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यानी ना तो टॉप फेस से कोई फ्लक्स है, ना तो बॉटम फेस से कोई फ्लक्स है, ना तो फ्रंट फेस से कोई फ्लक्स है, ना तो बैक फेस से कोई फ्रंट। खुद देख लो ना, क्या कोई फील्ड लाइंस निकल रही हैं टॉप फेस से, नहीं। क्या कोई फील्ड लाइंस निकल रही हैं बॉटम फेस से, नहीं। क्या कोई फील्ड लाइंस निकल रही हैं फ्रंट फेस से, नहीं। क्या कोई फील्ड लाइंस निकल रही है बॉटम फेस से, नहीं। तो कोई भी फील्ड लाइंस इन चारों फेसेस से नहीं निकल रही। जो भी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इन कर रही हैं या आउट कर रही हैं क्यूब में, वो या तो लेफ्ट से कर रही हैं या तो राइट से कर रही हैं। यानी जो हमारा नेट फ्लक्स होगा क्यूब का, वो क्या होगा, वो ये होगा। cos 180 -1 होता है और cos 0 1 होता है। तो ये क्या आएगा, ई लेफ्ट फेस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट फेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने कहा ना डिस्टेंस के साथ, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस के साथ बदल जाएगी। तो यहां पर लेफ्ट फेस जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो ए दूरी पर है। जो लेफ्ट वाला फेस है वो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है वो वाला फेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स की जगह पर मैं ए पुट करूंगा, और एरिया कितनी होगी, लेफ्ट फेस की एरिया कितनी होगी, खुद दिमाग लगाइए, लेफ्ट फेस की एरिया कितनी होगी। तो एरिया क्या है, देखो इस क्यूब, ये क्यूब है और इसकी हर साइड ए के बराबर है, हर साइड ए के बराबर है। तो हर साइड ए के बराबर है, तो अब क्यूब है तो क्यूब की जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर का अगर हर साइड ए है तो एरिया कितना हो जाएगा, इस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। राइट फेस की अगर मैं बात करूं, राइट फेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा, राइट फेस कितना दूर है, ए, और ये लेंथ भी क्यूब का ना साइड सारा ए है तो ये भी ए के बराबर होगा। ए और ए टोटल दूरी कितनी है एक्स एक्सिस पर, राइट फेस कितनी दूर पर है, 2a दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2a दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बदल जाएगी। और राइट फेस भी क्यूब का ही हिस्सा है, फेस है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां माइनस साइन था, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, सबको देखिए सब ए के फॉर्म में है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना है, माइनस लगा यहां पर, ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब। अच्छा, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, इंटू ए की पावर 1/2। इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस दैट्स, अच्छा एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पर, ये ए नहीं होगा, ये अल्फा होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा सा, मैं इस वजह से मेरा भी ध्यान नहीं गया, ये अल्फा होना चाहिए, और ये अल्फा दिया है नॉट ए। ठीक है, ये अल्फा है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जहां जहां पर भी हमसे गलती हुई है। इसको ए को काटो, इस ए को काटो, पावर को थोड़ा सही करते हैं, इसको पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सही करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। ये अल्फा था यहाँ पर, ठीक है, अल्फा था। तो यहाँ पर क्या होगा, अब पावर को एक साथ करते हैं, अल्फा ये हो जाएगा ए की पावर, देखो पावर हाफ और पावर a/2, ये हो जाएगा 5/2। भैया बेस सेम है, पावर ऐड करो, 2 + 1/2 करो, 2 + 1/2 5/2 आएगा। क्या आएगा, 5/2 आएगा। अल्फा मैंने पहले बता दिया, रूट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हाफ और 2, क्या हो जाएगा 5/2। अब कॉमन निकालने का प्रोसेस करते हैं, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, देखो बस कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करो, सबसे पहले कॉमन निकालो। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को अल्फा कॉमन दिख रहा है और ए की पावर 5/2 कॉमन दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर, यहाँ से अल्फा और 5/2 पूरा कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, √2। ठीक है, अब यहां पर देखिए अल्फा क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा आपका 800 दिया हुआ है, अल्फा आपका 800 दिया हुआ है। ए आपका कितना दिया है, ए आपका 0.1 दिया हुआ है। ए आपका 0.1 दिया हुआ है, और आपका इसको सॉल्व करेंगे, -1 + √2। देखिए √2 होता है ना, इसको थोड़ा सा √2 होता है 1.414
-1। देखिए इसको रीअरेंज कर दिया, √2 आगे ले लिया, -1 पीछे। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैं फिर से एक चीज कहूंगा, यहां पर ना इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, a² इंटू a⁻1/2, यानी इसको फिर से मैं वही इस फॉर्म में लिख दूंगा जो मैंने एक साथ किया था, इनको फिर से अलग कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने 1 से। अब देखो मैंने 5/2 कैसे लिखा था, मैंने स्क्वायर और हाफ को एक साथ लिखा था, तो 5/2 क्या था, मैंने इसको वापस से हाफ कर दिया। इसका रीजन है क्योंकि मैं 0.1 का स्क्वायर आराम से सॉल्व कर सकता हूं, और 0.1 की पावर 5/2 को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ बच्चे इसमें गलती कर देंगे, 0.001 हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर 0.001 होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, 0.1 का आप स्क्वायर रूट निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इसको थोड़ा सा ना हम फॉर्म चेंज करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम 0.1 का फॉर्म चेंज करेंगे। 0.1 है ना, तो 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 0.1 को 1/10 ना, 1 को 10 से डिवाइड करोगे 0.1 ही आएगा। अब इसमें एक और काम करूंगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करा दूंगा। 0.1 मैंने क्या किया, 0.1 को पहले 1/10 लिख सकते हैं 0.1 को 1/10, फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, जिससे ये क्या हो गया, ये हो गया 10/100। और 10/100 है तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, और इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻²। यानी 0.1 से मैंने शुरू किया, और 0.1 को पहले मैंने 1/10 लिखा, फिर उसमें 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो मुझे 0.1 क्या मिल गया, 10 × 10⁻²। 0.1 को हम क्या लिखेंगे, 10 × 10⁻² लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर अब देखिए 0.1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 0 चाहिए, और 8 के पीछे 2 0 है, तो 8 × 8 का 2 0 हट जाएगा इस पॉइंट को हटाने के लिए, और 8 1 8 मिलेगा। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, आप 10 के ऊपर रूट लगा दो, क्योंकि हाफ का मतलब रूट होता है, और अगर 10⁻² पर अगर आप रूट लगाते हो या 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 10⁻1 बचेगा। तो ये बचा, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 10⁻1 बचेगा। देखो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, हाँ उस अलग बात है कि कैलकुलेशन करते हैं गलत आता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना मेहनत करा गलत आ गया। तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में अगर आप ये सोचोगे कि कैलकुलेशन से बच जाओगे तो नहीं बचोगे, करनी तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन। तो इससे अच्छा ये पेशेंस रखो, ट्राई करो, सही तरीके से करो। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स के जितने भी बेसिक्स, एक्सपोनेंशियल पावर और दुनिया भर की चीजें जो आपको अब तक पढ़ाई गई वही सबका यूज है। उन्हीं सबका अगर आप ठीक से इफिशिएंट तरीके से यूज करोगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है तो ये मत समझना कि चलो हम तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं हो जाएगा, एग्जाम में फंस जाओगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार आया है। तो सोचो बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो कैलकुलेटर से आदत होगी तो आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी, समझना है चीजों को, तभी मैं यहां पर पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका जब -2 पे रूट लगाएंगे तो -1 बचेगी पावर। अब √10 निकालना आसान है, √10 होता है 3.1 समथिंग। ठीक है, 3.1, तो यहां √10 को मैं क्या लिखूंगा, 3.1 लिखूंगा, इंटू 0.414 इंटू 10⁻1। बस इसी को सॉल्व करना रह गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा, और जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 1.05। ठीक है, फ्लक्स कितना आएगा, 1.05 आएगा। ठीक है, इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स आएगा इस क्यूब से। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं। तो ये फ्लक्स आ गया क्यूब से हमारा। अब हमसे अगला पार्ट क्या पूछा है, आपको बताना है कि कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज क्यूब के अंदर है, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज से हमें फ्लक्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर स्पेस है, हाँ, किसी भी चीज से हमें गॉस ने बताया कि जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने फ्लक्स निकाल लिया, वो आ रहा है 1.05। चार्ज नहीं निकाल सकते, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12। इस चीज को इधर ले जाइए, तो आपका चार्ज भी आ जाएगा, आपका चार्ज भी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, चार्ज आ जाएगा कि क्यूब ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ था। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए।
तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है सिलेंडर का आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में, आप उसको ट्राई करेंगे करने की। नेक्स्ट क्लास में हम पहले उसको डिस्कस करेंगे सॉरी, उसके बाद हम लोग जो है आगे के गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।